हेलो दोस्तों, ये क्लास 10 है आपका एनसीईआरटी मैथ का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जो कि 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला चैप्टर है हम लोग का वास्तविक संख्या। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या के बारे में। जरा ध्यान देंगे। पहला होता है अंक। अंक क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मैंने 0 से लेकर 9 तक को हम लोग अंक कहेंगे। और इन अंकों से जो इन सार्थक अंकों से जो मिलकर के संख्याएं का निर्माण होती हैं, इन्हीं अंकों से मिलकर के हम लोग का संख्याएं का निर्माण होती है। इन्हीं संख्याओं का इन्हीं अंकों के मेल से हम लोग जितनी भी प्रकार की संख्याएं पढ़ते हैं पूरे मैथमेटिक्स में, ये सभी के सभी इन्हीं 10 अंकों से मिलकर के आपका संख्या का निर्माण होता है। इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट लिख दिए भाई कि सभी अंक संख्या होती है। मतलब आपका ये जो डाटा है, इन सबों को आप संख्या कह सकते हैं, इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं है। बट आपका ये जो संख्याएं हैं, सभी अंक संख्याएं होती है, किंतु सभी संख्या अंक नहीं होती हैं। सभी संख्या अंक नहीं होती हैं। ये बात आप ध्यान देंगे कि इसको आप केवल संख्या कह सकते हैं, 12 अंक नहीं कह सकते हैं। और यहाँ जो है आपका जो भी है आपका 5, इसको आप अंक भी कह सकते हैं, संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है। प्राकृत संख्या की बात करते हैं। प्राकृत संख्या का बहुत सारा प्रकार है जो यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहला है हम लोग प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हम लोग अगर बात करें सिंपल लैंग्वेज में, तो गिनती की सभी संख्या को कहते हैं प्राकृत संख्या। या अगर आप इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जानिएगा तो 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाने वाली, 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक, कहाँ तक? अनंत तक जाने वाली संख्या को जो है हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से लेकर के अनंत तक जाने वाली संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। और उसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्या। तो कुछ नहीं है, प्राकृत संख्या में केवल आप शून्य लगा दीजिए। प्राकृत संख्या में केवल आप शून्य लगा दीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... कहाँ तक? अनंत तक। ये सभी आपका जो संख्याएं हैं, ये सभी के सभी संख्याएं पूर्ण संख्या है। यहाँ पर भी एक लाइन जिस प्रकार से यहाँ पर पॉइंट आया कि सभी अंक संख्या होते हैं बट सभी संख्या अंक नहीं हो सकते, उसी प्रकार से यहाँ भी एक पॉइंट आएगा कि सभी प्राकृत संख्या सभी पूर्ण संख्या नहीं, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है बट सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि शून्य जो है आपका प्राकृत संख्या के एग्जाम्पल में नहीं आता है, ये पूर्ण संख्या के एग्जाम्पल में आता है। इसलिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा बट सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। आइए सम संख्या की बात करते हैं। सम संख्या बेहद आसान है। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो, 2 से पूरी तरीके से आपका विभाजित हो, उसको कहेंगे सम संख्या। क्या कहेंगे? सम संख्या। और ये आपका जो है सम संख्या, इसका पहचानने का तरीका, यदि बड़ा बड़ा डाटा दे देगा तो हम लोग कैसे पहचान पाएंगे कि ये सम है कि विषम है? तो आपको एक सिंपल सा लॉजिक है कि इकाई अंक पर ध्यान देना है। इकाई अंक पर ध्यान देना है। इकाई अंक होना चाहिए 0, 2, 4, 6 या 8। अगर इन पांचों में से कोई एक संख्या इकाई अंक के स्थान पर है, इन पांचों में से कोई एक संख्या इकाई अंक के स्थान पर है, तो आपका सम संख्या हो जाएगा। जैसे देखिएगा, इसका इकाई अंक कितना है? 4, तो ये आपका सम संख्या है। इसका इकाई अंक 0 है तो ये आपका सम संख्या है। इसका इकाई अंक 6 है तो ये आपका सम संख्या है। इसका इकाई अंक 2 है तो ये आपका क्या है? सम संख्या। उसी प्रकार से विषम संख्या, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, जैसे 2, 8, 3, 2, 5, 8, 7, 0, 9, 1, 2, 8, 7, 5, 8, 7, ये जो है आपका क्या है? विषम संख्या है। अब इसका पहचानने का तरीका भी सिंपल है। इसमें भी आपको इकाई अंक ही ध्यान देना है। इकाई अंक पर ही ध्यान देना है। इकाई अंक पर ध्यान देना है। क्या इकाई अंक पर ध्यान देना है कि इकाई अंक या तो 1 हो, या तो 3 हो, या तो 5 हो, या तो 7 हो, या तो कितना हो? 9 हो। तो इसको कहेंगे हम लोग क्या?
विषम संख्या जिन जिन संख्याओं के इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 है उसको कहेंगे विषम संख्या। जैसे देखिएगा इसके इकाई अंक पर 1 है तो इसको कहेंगे विषम संख्या। इकाई अंक का स्थान पर 5 है तो कहेंगे विषम संख्या। इसके इकाई अंक के स्थान पर आपका 9 है तो इसको कहेंगे विषम संख्या। इसके इकाई अंक के स्थान पर जो है आपका 7 है तो इसको हम लोग कहेंगे विषम संख्या। अब आता है भाज्य संख्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, क्योंकि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या से क्वेश्चन हम लोग से पूछे जाते हैं। तो भाज्य संख्या क्या है, वैसी संख्या, भाज्य संख्या किसको कहेंगे, वैसी संख्या जो एक और अपने आप यानी एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से भी पूरी तरीके से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, कट जाता है, उसको कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या की बात किया जाए तो आपका 4 है, क्योंकि 4 जो है ना भाई 1 और 4 के अलावे 2 से विभाजित हो रहा है। 6 है, 10 है, 8 है, 1, 2, 5 है, ये सभी जो संख्याएं हैं आपका जो है भाज्य संख्या के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये सारी संख्याएं जो है आपका एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से भी पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आपका जो सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात किया जाए, सबसे छोटी भाज्य संख्या हम लोग के एग्जाम में आता है भाई, सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या हम लोग के क्या होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या हम लोग का 4 आता है। 4 से कोई आप संख्या उठाइए छोटा तो आपका एक और अपने आप के अलावे किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। जैसे देखिए 3 को जैसे एज पर एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं तो 1 और 3 के अलावे किसी दूसरी संख्या से ये नहीं कटेगा। और 2 को लीजिए तो 2 को आप देखिए 1 और 2 के अलावे ये भी किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये आपका भाज्य संख्या नहीं होगा। उसके बाद आता है अभाज्य संख्या। माने नहीं, भाज्य माने करना। जो संख्या एक और अपने आप के अलावे किसी दूसरी संख्या से नहीं कटता है, मतलब जिसका और जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अगर किताबी तौर पर परिभाषा दीजिएगा तो यहाँ पर गुणनखंड के आधार पर दीजिएगा, तो जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो उसको कहेंगे आपका भाज्य संख्या। जिसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो उसको कहेंगे अभाज्य संख्या। 2 का 2 ही गुणनखंड हो सकता है, 1 और 2, इसके अलावे किसी से ये नहीं कटेगा तो इसका केवल 2 ही गुणनखंड होगा और ये आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार से एग्जाम्पल है आपका 3 भी आपका अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 भी 1 और 3 के अलावे किसी दूसरी संख्या से पूरी तरीके से नहीं कटता है। उसी प्रकार से 5 है, 7 है, 9 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 9 1 और 9 के अलावे 3 से भी पूरा कट रहा है। तो यहाँ पर 9 हम लोग का जो है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं होगा। 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा, आपका 31 होगा, 37 होगा, इसी प्रकार से आगे जाते रहेंगे भाई। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो हम लोग का जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है भाई, वो देखिए तो कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से। अब आप कहिएगा कि 1 कहाँ गया, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 1 ना तो आपकी भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। उसके बाद है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है, जो संख्या p/q के रूप में हो, जो संख्या p/q के रूप में हो, लेकिन q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, तब वे संख्या आपका परिमेय संख्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर चलेंगे 2/3, 6/5, 8/9। इसको और कंप्लीट रूप से जानिए। कोई छेड़ करके पूछ देता है कि आप बताओ भाई 6/8 परिमेय है या नहीं, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या का मतलब होता है भाई जो संख्या p/q के रूप में है और उसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, मतलब वो किसी और दूसरी संख्या से नहीं काटा जा सकता है,
तो यहाँ पर 6/8 जो है आपका P/Q के रूप में है, लेकिन इसमें कुछ कॉमन है। कॉमन क्या कि ये 2 से दोनों क्या हो रहा है, कट रहा है। 2 से कट रहा है 6 3 बार में, 2 से कट रहा है 8 4 बार में। तो 6/8 आपका परिमेय संख्या नहीं है, बट 3/4 आपका परिमेय संख्या होगा। 6/8 आपका परिमेय संख्या नहीं है, बट 3/4 जो है आपका परिमेय संख्या होगा। ध्यान से समझें। वही जो संख्या P/Q के रूप में होती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होती है। लेकिन इस बात पर एक चीज और ध्यान देना है कि उन संख्याओं में जो P/Q के रूप में होती है उसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। यदि वह संख्या में उन P/Q के रूप में जो संख्या है उनमें यदि आपका कॉमन है तो वह संख्या जो है आपका परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। अब यहाँ पर परिमेय संख्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्या से रिलेटेड परिमेय यहाँ पर कहा जाए, शून्य भी आपका परिमेय संख्या है। शून्य भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। और इसमें बात किया जाए परिमेय में, शून्य भी आपका परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं भाई अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या, अच्छा, जो भिन्न में रहेगा वही केवल, जो फ्रैक्शन के रूप में रहेगा वही केवल परिमेय होगा। नहीं भाई, ये आपका जो 5 है ना, ये भी आपका क्या है, परिमेय है। क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 5/1। 0 को लिख सकते हैं 0/1, क्योंकि यदि कोई संख्या पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या के रूप में हो तो जिनके हर में कुछ नहीं रहता है उनके हर में 1 छुपा हुआ रहता है। इसके अलावे आप ध्यान देंगे कि और परिमेय संख्या कौन हो सकती है, तो रूट ओवर के अंदर स्थित ऐसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है, जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है उसको कहेंगे परिमेय संख्या। तो रूट अंदर 16, ये रूट के अंदर स्थित है 16, इसका पूरा वर्गमूल निकल रहा है 4, इसलिए रूट अंडर 16 आपका भी ये आपका जो है आपका परिमेय संख्या है। रूट अंडर 25 भी आपका परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं भाई अपरिमेय संख्या। अब ये अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या कह सकते हैं आप जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या इसका सिंपल एक पहचान हम आपको बता दे रहे हैं भाई, रूट ओवर के अंदर स्थित ऐसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे रूट7, रूट3, रूट5, रूट10, रूट12, रूट15, ये सभी जो आपका संख्याएं हैं, ये सभी के सभी संख्याएं आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इनमें से किन्हीं का आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं पूरा। तो ये सभी के सभी संख्याएं आपका जो है अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं भाई वास्तविक संख्या का, जो हमारा चैप्टर है उस पर बात करते हैं। वास्तविक संख्या क्या है, ध्यान देंगे। वास्तविक संख्या उसको कहेंगे ना, इस पृथ्वी पर जो आपका जितनी भी संख्याएं आपको दिखाई देता है सब के सब वास्तविक संख्याएं हैं। केवल एक चीज को छोड़ा करके, उस संख्या यानी काल्पनिक संख्या को छोड़ा करके। अब काल्पनिक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या पर आप ध्यान देंगे। काल्पनिक संख्या को छोड़ा करके पहले बात करते हैं भाई वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होगा आपका, इस धरती पर आपको जितने प्रकार का भी अंक दिखाई देता है, 0, 1, 1/5, 7/2, -5/3, -4, रूट अंडर 25, रूट2, रूट7, ये सभी के सभी संख्याएं आपके क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन एक चीज को छोड़ करके, काल्पनिक संख्या को छोड़ करके, काल्पनिक संख्या को छोड़ करके इस धरती पर का जितनी भी संख्या है सभी के सभी वास्तविक संख्या है। अब काल्पनिक संख्या होता कौन है, ये बड़ा समझने वाली बात है।
कुछ ना है ये ना, एकदम एकदम सिंपल भाषा में कहें तो रूट ओवर के अंदर स्थित ऐसी संख्या जो निगेटिव फॉर्म में हो, ये आपका जो निगेटिव फॉर्म में है ना, ये सभी के सभी आपका काल्पनिक संख्याएं हैं और इन संख्याओं को कहते हैं काल्पनिक संख्या। और इन संख्याओं को छोड़ करके ये सभी के सभी संख्या निगेटिव फॉर्म में है, तो ये सभी के सभी काल्पनिक संख्या है। और इन संख्याओं को छोड़ करके जो भी आपको संख्या दिखाई देता है, जो भी आप संख्या देख पाते हैं, सभी का सभी आपका वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएंगे। सभी के सभी आपके किसके अंतर्गत आएंगे? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं भाई पूर्णांक का। केवल पूर्णांक कहिए या पूर्णांक संख्या कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या कहेंगे? वैसी संख्या जो जिसमें शून्य भी शामिल हो, धनात्मक हो सकती है या ऋणात्मक हो सकती है, ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती हैं। इस संख्या को कहेंगे भाई हम लोग पूर्णांक संख्या। ये भी आपका अनंत तक जाता है, इधर भी अनंत तक जाएगा और इधर भी आपका अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इधर भी आपका अनंत तक जाएगा। ये आपका जो है सब के सब आपका पूर्णांक संख्याएं हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कौन अपरिमेय है, कौन परिमेय है, इसकी बात करते हैं। तो आप ध्यान देंगे कुछ पॉइंट पर। शून्य भी एक परिमेय संख्या है, शून्य भी एक परिमेय संख्या है। भाज्य भाज्य की बात करें, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 2 है। आपको अभी अभी हमने बताया है। सबसे छोटी नहीं, ये सबसे छोटी आपका अभाज्य संख्या होंगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका जो है 4 है। तो और इसमें अगर एडवांस लेवल पर आपसे थोड़ा सा हट करके पूछे कि आपका एक चीज बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है, तो कुछ नहीं, इन दोनों को आपको केवल गुना कर देना है। 4 दूनी 8, ये आपका हो गया भाई। या इसी में पूछ सकता है कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का HCF क्या होगा। तो HCF क्या, मासा निकाल देना है। 2 और 4 का आप मासा निकालिए, तो 2 और 4 का आप HCF निकालेंगे। HCF 2 और 4 का, तो HCF ऑफ 2 और 4, तो इसका HCF 2 हो जाएगा। LCM की बात करें तो 4 हो जाएगा। अगर LCM की बात करें, 2 और 4 का LCM की बात करें तो आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्वेश्चन के किसी तरीके से भी पूछ सकता है, ऐसे ध्यान दीजिए, इतना एडवांस में आपका जाएगा नहीं। बस 10वां बोर्ड जो है यहीं तक रह जाता है सीमित कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, पाई की बात किया जाए, एक पॉइंट आता है बार बार पूछता है कि पाई परिमेय है कि अपरिमेय। तो आपका पाई जो है ना भाई, पाई एक अपरिमेय संख्या, इसका नाम पाई है। और ये आपका क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। और जबकि इसका मान, पाई का मान होता है ना आपका 22/7। क्या पाई का मान 22/7 है, जो कि ये क्या है? 22/7 है, जो कि एक आपका परिमेय संख्या है। ये आपका क्या है? परिमेय संख्या है, ये आपका परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ तक ये छोटी छोटी पॉइंट है जो आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ही मदद करेगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ही मदद करे। चलिए अब हम चैप्टर की बात करें। जो चैप्टर आपका शुरुआत जहाँ से होता है उसकी बात करते हैं कि चैप्टर हम लोग का शुरुआत क्या होता है। सबसे पहले होता है भाग लेमा। डायरेक्ट हिट बताते हैं भाई, टू द पॉइंट, कोई उतना ज्यादा थ्योरी की बात नहीं, टू द पॉइंट हम क्लास पर चलते हैं। आपका यूक्लिड का भाग लेमा पहले पढ़ेंगे। भाग एल्गोरिथम जिसको कहते हैं या भाग लेमा कहते हैं, जो भी कहना है वो कहिए, सब एक ही है। यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम, यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम। अच्छा, इसके पहले आपको जरा एक चीज बता दें कि एक HCF होता है, एक LCM होता है। LCM क्या होता है?
वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है उसको कहते हैं एलसीएम। एलसीएम का मतलब, एलसीएम को हिंदी में कहते हैं भाई शॉर्ट फॉर्म में लसा। और अगर इसका पूरा नाम जानना चाहते हैं तो पूरा नाम भी आपको बता दे रहे हैं, लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त ये आप पहले से जानते होंगे। उसके बाद आता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका हिंदी में जो सूचकांक होता है आपका भाई माशा से हम लोग सूचित करते हैं। और इसका जो नाम होता है हिंदी में महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। परिभाषा बेहद आसान है, आप ध्यान दीजिए परिभाषा। लघुत्तम समापवर्त किसको कहेंगे? जो संख्या दी हुई संख्याओं से, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसको कहेंगे लघुत्तम समापवर्त। और महत्तम समापवर्त क्या होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरीके से काट दे उसको कहेंगे हम महत्तम समापवर्त। अब इसमें आता है ना कि दो संख्या के लिए एक नियम लागू होता है। दो संख्याओं के लिए एक नियम लागू होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है जिसको हम कहते हैं पहली संख्या, और एक संख्या है, कुछ भी हो सकता है, उसको कहते हैं दूसरी संख्या। और इन दोनों संख्याओं का जो HCF और LCM होगा इसमें एक संबंध होता है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का LCM और HCF में एक संबंध क्या होता है कि ये दोनों जो संख्याओं का गुणनफल है वो LCM गुने HCF, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। यानी इन दोनों संख्याओं का LCM जितना आएगा और जितना HCF आएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल और LCM और HCF के गुणनफल के आपका बराबर हो जाएगा। आज फॉर एग्जांपल के तौर पर चलते हैं पहले, उसके बाद इससे और फार्मूला निर्माण होगा। ध्यान देंगे, इसको फार्मूला के रूप में लोग सेटअप करते हैं। तो आपका ये पहली संख्या जो है दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल जो है बराबर हो जाएगा HCF और LCM का। एज फॉर एग्जांपल के तौर पर चलते हैं। मान लीजिए सपोज दैट हम दो कोई संख्याएं लेती हैं, 6 और 8 लेते हैं। ये आपका दो संख्या हम ले रहे हैं भाई, 6 और 8। इसका LCM की बात किया जाए, LCM की बात किया जाए तो 6 और 8 का LCM कितना हो जाएगा? हमने आपको LCM का परिभाषा क्या बताया? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरीके से कट जाए उसको कहेंगे LCM। तो आप दिमाग लगाइए, 6 और 8 से कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 6 और 8 दोनों से कट जाए? तो हम कहेंगे भाई 24। अब 24 के अलावा भी आपका कटता है, 48 भी जो है 6 और 8 से पूरा कट जाता है, 72 भी है जो 6 और 8 से पूरा कट जाता है। लेकिन 24 जो है ना, ये सबसे छोटी है 6 और 8 से करने वाला। इस 24 से जो छोटा है आपका जितनी भी संख्या है, 6 और 8 दोनों से पूरा नहीं कटेगा। LCM निकालने का तरीका आप बचपन में जान चुके हैं। इसका LCM आपका आ जाएगा 24। HCF की बात करें, HCF ऑफ 6 एंड 8, HCF यानी महत्तम जो है 6 और 8 का महत्तम जो दोनों में कॉमन हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा काट दे। यानी बड़का से बड़का खोजना जो ये दोनों के पूरा काट दे। तो एक भी दोनों को काट रहा है और दो भी दोनों के काट रहा है, तो बड़ा का खोजना है, छोटका नहीं खोजना है। तो आप बड़ा वाला खोजिए। 3 से 6 कटता है लेकिन 8 नहीं, 4 से 8 कटता है लेकिन 6 नहीं, 5 से आपका कोई नहीं कटता है, 6 से 6 कटता है बट 8 नहीं। तो आप जब आपका 6 तक पहुंच गया तो आगे का कोई संख्या ट्राई ही नहीं करना है। आपका यहाँ पर जो HCF आएगा वो 2 आएगा। अब इस पर हम सिद्ध करके देखते हैं कि क्या ये जो हम फार्मूला लिखा है ये सही आता है। आपका बराबर होना चाहिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर हो जाना चाहिए LCM और HCF का। तो हम बात फॉर एग्जांपल के तौर पर पहली संख्या जो हमारा है वो है क्या? 6। दूसरी संख्या हमारा क्या है? 8। और LCM कितना निकला है मेरा? 6 और 8 का 24 गुना HCF कितना निकला है? HCF हम लोग का निकला है कितना? 2। तो अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, 6 8 48 और इधर भी 6 8 48। तो ये आपका दोनों तरफ से क्या होता है? बराबर आना चाहिए। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। अब इससे लोग और भी फॉर्मूले निर्माण करते हैं। क्या है? बेहद आसान है। जैसे मान लिया जाए हमको केवल पूछ दिया जाए कोई दो संख्या, एक संख्या दे ले रहेगा, कहेगा पहली संख्या
दिया हुआ है, पहली संख्या निकालना है, दूसरी संख्या दिया हुआ है और उन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो आप कुछ नहीं करिए, एलसीएम गुना एचसीएफ यानी लसा गुने मसा, लसा गुने मसा बाटा आपका जो हो जाएगा, ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में ये दूसरी संख्या हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से यदि आपको पूछे नहीं हमको पहली संख्या नहीं चाहिए, हमको दूसरी संख्या चाहिए, तो उसमें पहली संख्या दिया रहेगा और एलसीएम और एचसीएफ दिले रहेंगे। तो यहाँ पर जो है दूसरी संख्या बराबर यदि आपसे पूछ दे, दूसरी संख्या बराबर आपको पूछ दे, तो दूसरी संख्या बराबर सेम पेंस जो दूसरी संख्या वहां हटा करके पहली संख्या को यहाँ धर दिया, ये अभी गुना में है तो अभी ये चल जाएगा भागा में, यानी लस गुने मस, लस गुने मस बटा ये गुना में है ना, तो इधर चल जाएंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, भागा में चल जाएगा और इसका नाम है भाई पहली संख्या। आप ध्यान दीजिए, अगर आप ज्यादा कमजोर स्टूडेंट है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर बीच में बराबर का चिन्ह हो, इधर कोई डाटा प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, इसका अपोजिट भी सही है, मतलब इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, अगर इधर गुना में इधर जाएगा भागा में, अगर इधर भागा में इधर आएगा, गुना में इधर भागा में तो उधर भी जाएगा तो गुना में, मतलब ये अपोजिट दोनों का चलता है, इधर जाएगा चिन्ह चेंज कर लेगा दोनों अपना। ये हो गया दूसरी संख्या। अब कहा जाए नहीं पहली संख्या और दूसरी संख्या दे ले, अगर एलसीएम और एचसीएफ में से कोई दे ले रहा है और ये को निकालने के लिए बोल दिया जाए, तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे, तो इसके लिए भी आसान सा है। जैसे मान लिया जाए हमको लसा निकालना हो और पहली संख्या और दूसरी संख्या मालूम है, एचसीएफ भी मालूम है, तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है, अब एचसीएफ को इधर भगा देंगे तो इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब बाटा में हो जाएगा आपका क्या, एचसीएफ। और इसके बाद की बात है आपका, अगर मासा पूछे आपसे, मासा बराबर पूछ दे तो आपका मासा बराबर क्या हो जाएगा, अब की बार एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम को इस बार भगा देंगे, ये गुना में इधर आएगा भागा में, माने सेम प्रक्रिया है आपका, उलटना पुलटना। केवल एक लाइन आप याद रखिए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा होता है भाई, बराबर लासा गुने मासा होता है। इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला सेटअप होगा। और आज का सेशन जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं, इसके आगे का क्लास अगले दिन आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।